चलिए, आज एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की कहानी में चलते हैं जिसने सचमुच पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। एक ऐसा विचार जो आप सोचिए क्रांति की आग में पैदा हुआ, जिसने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए और फिर उन्हीं साम्राज्यों को मिटा भी दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1914 के पहले वर्ल्ड वॉर के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर जवाब सिर्फ एक शब्द है, राष्ट्रवाद। और आज हम इसी एक विचार के पूरे सफर को समझने वाले हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव ये शुरू होता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ये वो पल था जब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से राष्ट्रवाद के आइडिया का, कह सकते हैं, एक धमाकेदार जन्म हुआ। हाँ, ये घटना एक चिंगारी की तरह थी जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आग लगा दी। यहीं से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे निकले। और सबसे बड़ी बात, पहली बार लोगों ने खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का नागरिक, एक सिटीजन के तौर पे देखना शुरू किया। अब इस पूरे नए मूवमेंट का जो मेन गोल था वो था नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य बनाना। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या कुछ बाउंड्रीज नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा देश था जहां रहने वाले लोग एक कॉमन पहचान, एक जैसी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। फर्क को ऐसे समझिए, पुरानी दुनिया में क्या था? लोग राजाओं के अधीन सिर्फ प्रजा हुआ करते थे, सब्जेक्ट्स। लेकिन ये नया आइडिया था नागरिकों का, सिटीजन्स का, जो एक फादरलैंड यानी पितृभूमि का हिस्सा थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पावर एक राजा के हाथ से निकलकर अब पूरे लोगों के हाथ में आ रही थी। और इस नई नेशनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए, उसे असलियत में महसूस करवाने के लिए क्रांतिकारियों ने कुछ नए सिंबल्स और आइडियाज सामने रखे, जैसे ला पात्री यानी ये हमारी पितृभूमि है, और ले सिटोयन यानी हम सब इसके नागरिक हैं। इन शब्दों ने लोगों में एक अपनेपन की भावना जगाई। फिर आया एक नया झंडा, एक नया संविधान। ये सब मिलकर एक कलेक्टिव पहचान को और भी मजबूत बना रहे थे। तो अब कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा नया आइडिया पैदा होता है तो जो पुरानी ताकतें होती हैं वो उसे दबाने की पूरी कोशिश करती हैं। और राष्ट्रवाद के इस नए विचार के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यूरोप की पुरानी व्यवस्था से इसे जबरदस्त रिएक्शन का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि 1815 में नेपोलियन की हार हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिच। उनकी मेजबानी में वियना कांग्रेस हुई और इसका मकसद एक ही था, घड़ी को पीछे घुमाना, यानी राजशाही को वापस लाना और राष्ट्रवाद की इस उठती हुई लहर को किसी भी तरह से कुचल देना। लेकिन इतना आसान नहीं था इस आइडिया को दबाना। अगले कई दशकों तक आप समझिए कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के बीच एक जबरदस्त खींचतान चलती रही। 1830 में, फिर 1848 में क्रांतियों की नई नई लहरें उठी और हर बार यह साबित हो रहा था कि आइडिया कितना ताकतवर और कितना जिद्दी था। यहां पर दोनों साइड के गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। एक तरफ थे कंजर्वेटिव्स जो राजशाही और पुराने सिस्टम को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे नेशनलिस्ट्स जो एक जैसी पहचान पर आधारित नए देश बनाना चाहते थे। ये एक तरह से यूरोप की आत्मा के लिए एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। और जब पॉलिटिकली आवाज दबाई गई तो जानते हैं राष्ट्रवाद ने कौन सा रास्ता चुना? संस्कृति का। रोमांटिसिज्म नाम का एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ। इसका फोकस लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशंस पर था, साझा कल्चर पर था। जैसे जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स की लोक कथाएं या पोलैंड का देशभक्ति वाला संगीत, ये सब तरीके बन गए नेशनल स्पिरिट को जिंदा रखने के। और अब हम कहानी के तीसरे और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से में आते हैं। यहां पर राष्ट्रवाद ने अपना गोल तो हासिल किया, लेकिन मीठी मीठी बातों से नहीं बल्कि खून और लोहे से। इटली को एक करने का काम आप समझिए 3 बड़े किरदारों ने मिलकर किया। मैत्सिनी थे आत्मा, वो आइडियोलॉजिस्ट जिसने लोगों को इंस्पायर किया। काउंट कैवोर थे दिमाग, वो चतुर डिप्लोमैट जिसने सारी रणनीति बनाई। और जुसेपे गैरिबोल्डी थे तलवार, वो करिश्माई जनरल जिसने जंग के मैदान में नेतृत्व किया। इन तीनों ने मिलकर इटली को एक राष्ट्र बना दिया। अब जैसा इटली में हुआ वैसा ही कुछ जर्मनी में भी हो रहा था। और यहाँ के आर्किटेक्ट थे ओटो वान बिस्मार्क। उनकी पूरी फिलॉसफी उनके इस एक मशहूर कोट में झलकती है। वो कहते थे कि आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं
बल्कि खून और लोहे से तय होंगे। मतलब साफ था, जर्मनी सिर्फ ताकत के दम पर ही एक हो सकता है। और बिस्मार्क ने बिल्कुल यही किया। उनका प्लान एकदम साफ था, 3 कदम 3 युद्ध। पहला डेनमार्क के खिलाफ, दूसरा ऑस्ट्रिया के खिलाफ और तीसरा फ्रांस के खिलाफ। हर एक जीत के साथ उन्होंने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया और छोटे छोटे जर्मन राज्यों को प्रशिया के झंडे के नीचे एक कर दिया। और नतीजा, साल 1871 तक इटली और जर्मनी दोनों एक होकर नेशन स्टेट बन चुके थे। ये राष्ट्रवाद के आइडिया की एक जबरदस्त, एक शानदार जीत थी। लेकिन एक मिनट, क्या हर देश ऐसे ही क्रांति या जंग की आग में बना? हमेशा नहीं। इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है ब्रिटेन, जिसकी कहानी इन सब से काफी अलग है। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का बनना किसी एक दिन या एक बड़ी घटना का नतीजा नहीं था। नहीं, ये तो सदियों तक चली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें अलग अलग लोग धीरे धीरे एक साथ आकर मिलते गए। इसमें अंग्रेज थे, स्कॉटिश थे, वेल्श थे और बाद में आयरिश लोग भी जुड़े। हाँ, 1760 का एक्ट ऑफ यूनियन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, पर यह प्रोसेस उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था और उसके बाद भी चलता रहा। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे स्याह, सबसे डार्क चैप्टर पर आते हैं, क्योंकि अपनी जीत के बिल्कुल पीक पर राष्ट्रवाद का यही महान आइडिया एक बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला था। और यही कहानी में आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का मतलब हम कौन हैं से ज्यादा हम उनके खिलाफ कौन हैं बन गया। जो आइडिया देशों को जोड़ने के लिए बना था, अब वही उन्हें एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसकी एक बड़ी वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने इन नए नए बने देशों में रिसोर्स और मार्केट के लिए एक कभी न खत्म होने वाली भूख पैदा कर दी। अब यूरोप के ये सारे देश पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाने और पावर के लिए एक दूसरे से जबरदस्त होड़ में लग गए। और यही एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव राष्ट्रवाद वो चिंगारी थी जिसने धीरे धीरे पूरे यूरोप में इतना ज्यादा टेंशन पैदा कर दिया कि आखिर में ये पहले वर्ल्ड वॉर की भयानक आग में बदल गया। सोचिए, जिस आइडिया ने देश बनाए, आखिर में उसी ने दुनिया को जंग में धकेल दिया। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और पहला वर्ल्ड वॉर दोनों राष्ट्रवाद के धागे से जुड़े हैं, लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक ही आइडिया जिसमें लोगों को जोड़ने की इतनी ताकत है, वही आइडिया दुनिया को तोड़ने और तबाह करने की वजह भी बन सकता है। यही राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना तब था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन PDF बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिए और PDF तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।